नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के संविधान का तीसरा क्लास है, जो कि कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, कानून की समझ और हसियाकरण से निपटाना, ये इन अध्यायों के क्वेश्चन आंसर को। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आपका गलत होता है। देखते हैं इसके बारे में क्यों गलत है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। पहला क्यों गलत है उसको हम देखते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चीन या वेनेजुएला आदि। अब बेसिक तौर पे संविधान उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देशों को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपने देखेंगे चीन और वेनेजुएला में संविधान तो है लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ना तो पहला गलत है नहीं दूसरा गलत है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला कि दोनों के दोनों सत्य हैं, और यहाँ पूछा था कौन सा असत्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार का होना। तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, और सही ऑप्शन होता है आपका सी। तो जानते हैं कि भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध होता है। बहुसंख्यकों की निरंकुशता व बेसिक तौर पर दबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के निचले तबके के लोगों को भी परेशान न कर पाएँ। भारत एक संघीय देश है, यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग में शामिल कौन कौन से हैं। तो बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि संविधान में आपका कार्यपालिका आता है, विधायिका आता है और न्यायपालिका आता है, नगर पालिका नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि 1, 2, 3 जो है वह भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता है, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है कि राज्य का यहाँ पे राज्य सरकारों से इसका संबंध नहीं होता है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये यहाँ पे आपका बी वाला भी यानी कि सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। तो जानते हैं कि संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकार से नहीं है। संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का बेसिक तौर पे प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण के समय, ठीक है, संविधान के निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन कौन से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें से समानता का अधिकार भी था, स्वतंत्रता का भी अधिकार भी था, शोषण के विरुद्ध का भी अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी था, संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार था और संपत्ति का भी अधिकार था। बाद में आपका संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर, ठीक है, कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। तो यहाँ पे संविधान के निर्माण के समय की बात पहुँच रहा है ना कि वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो संविधान के निर्माण के समय सभी के सभी अधिकार थे। अगर वर्तमान समय की अगर बात करता तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। तो संविधान के निर्माण के समय पूछा है तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही बेसिक तौर पे हम लोग धर्म निरपेक्षता कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भारत में सभी को आसानी से एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और आसानी से लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे आसानी से किसी भी धर्म को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों के अनुसार अपनी व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरे की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में शासित सरकारों का कर्तव्य है कि वे इस बात का ख्याल रखें कि किसी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाए ना, नहीं परेशान करें। यह भी देखा जाना चाहिए कि एक धर्म के दबंग लोग उसी धर्म के निचले तबके के लोगों को भी परेशान न करें। तो साथ ही ये भी राज्य न करे कि किसी खास धर्म के लोगों को ही बेसिक तौर पे उनकी किसी खास धर्म के लोगों को आप स्वतंत्रता प्राप्त करें या किसी खास धर्म के लोगों की स्वतंत्रता छीन ले। तो यह भी भारत में किसी भी राज्य को प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्यों के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में जाए, न ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन दे, जो कि बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा आपका कह रहा है कि धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धर्म के समुदायों को विशेष छूट दे सकता है। यह भी सही है, अल्पसंख्यक वर्ग या जो लोग जिनकी संख्या कम है उनको भी कुछ विशेष छूट दे सकता है। तीसरा कह रहा है आपका कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का भी निषेध कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो पहला कह रहा है कि निजी स्कूल, दूसरा कह रहा है सरकारी स्कूल, तीसरा कह रहा है निजी व सरकारी दोनों, और चौथा कह रहा है ज्ञात नहीं। तो बेसिक तौर पे प्रातःकालीन स्कूल धार्मिक आयोजनों के जरिए धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो है आपका सरकारी स्कूल। निजी स्कूल कोई आपके धार्मिक स्कूल हो सकते हैं, जैसे कि जामिया इस्लामिया एक इस्लामिक स्कूल है, तो वह अपने प्रार्थनाओं में धार्मिक आयोजनों के जरिए धर्म का उपदेश दे सकते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है वह इस प्रकार का क्रियाकलाप नहीं कर सकता है। अगला कह रहा है कि अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है। पहला कह रहा है कि अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। तो यह गलत है। क्यों गलत है आगे हम देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। तो ये दूसरा वाला आपका सही है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरा वाला सही है। तो पूछा है कि असत्य कौन सा है। तो पहला वाला आपका असत्य है। क्यों असत्य है उसको हम देखते हैं। तो अमेरिका संविधान में प्रश्न संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरे की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि कोई ऐसा कानून धर्म में हो जो कि भारत की अखंडता को रोकता है तो वहाँ पर बेसिक तौर पर वह उस पर हस्तक्षेप कर सकता है।
दूसरा कह रहा है कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करता है। तो यह गलत है, क्योंकि भारतीयों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध नहीं करता है। तो पूछा है सत्य कौन सा है, तो पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला क्या है आपका असत्य है। अब जानते हैं कि संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटी निर्धारित करता है। भारत में कानून बनाने के बावजूद व्यक्तियों के मौलिक कर्तव्यों का हनन अभी तक बना हुआ है। यही कारण है कि आज भी संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता बनी हुई है और इन अधिकारों का होना हमें उनके उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता प्रदान करता है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत देता है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि 2004 में फ्रांस में कानून के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों व प्रतीकों को धारण करके स्कूल में आना वर्जित कर दिया गया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि फ्रांस के अप्रवासी लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फ्रांस के जो अप्रवासी लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए वाला कि केवल पहला आपका सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो जानते हैं कि साल 2004 में कानून द्वारा विद्यार्थियों को इस्लामिक बुर्का, यहूदियों को टोपी, बड़े बड़े ईसाई जो कस्बे थे जैसे धार्मिक चिन्हों अथवा राजनीतिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर स्कूल में आने से वर्जित कर दिया गया। और 2004 में बने कानून का अप्रवासी लोगों ने क्या किया था, घोर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जानते हैं कि पहला कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो जानते हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार का प्रयोग कर लोग अपने मनपसंद की सरकार चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला भी देता है। अगला स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही ऑप्शन होता है सी वाला कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंग में शामिल हैं। तो आप सभी ने पता है कि संसद में जो आता है राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है और राष्ट्रपति आता है। विधानसभा जो है वह विधानमंडल का अंग है, न कि संसद का अंग है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि 1, 2 और 3 जो है वह संसद के अंग है। विधानमंडल में क्या आएगा, विधानसभा आएगा, विधान परिषद आएगा और राज्यपाल। ये लोग क्या करते हैं, विधानमंडल का गठन करते हैं। ठीक है, विधानमंडल का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि बी वाला ऑप्शन सही होता है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाते हैं। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर राज्यों में विधानमंडल का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कह रहा है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति और अध्यक्ष क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं और यहाँ पे तो सही है कि वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। परंतु जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग बेसिक तौर पे अध्यक्ष कहते हैं और वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, न कि राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, न कि राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार से ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट इस प्रकार से आपका गलत है, जिसको कि मैंने आप सही किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये आपका गलत होता है, क्योंकि आपने पता है कि अभी हाल ही में संविधान संशोधन हुआ और राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे उनको
क्या कर दिया, उनके मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अब 545 के 545 सीटों पे क्या होता है, निर्वाचन होता है, न कि मनोनयन होता है। पहले हुआ क्या करता था कि 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन से आते थे। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में वर्तमान में 545 सदस्यों में से 235 निर्वाचित होते हैं और 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि 245 में से 233 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित, और 12 लोगों को, ठीक है, 12 लोग क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, कला, साहित्य, ठीक है, सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे 10 दिया है, तो इस प्रकार से दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं। तो सही ऑप्शन होता है कि मतलब कि न तो एक सही है, न ही आपका दूसरा सही है, दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट गलत हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो सही ऑप्शन होता है सी वाला कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में पेश हो, यहाँ पे किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा करती है और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो आपका ये वाला भी स्टेटमेंट सही होता है। तो पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो केवल दूसरा वाला असत्य है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए असत्य है क्योंकि विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव किसी भी सदन में जा सकता है, जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में जाए और उसके बाद राज्यसभा में जाए। तो इसलिए आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की कार्यवाही से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वह इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करती है, वे सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीति के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि सांसदों के प्रश्न से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, वह सरकार भी चुस्त रहती है, यानी कि अच्छे से काम करती है। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि अल्पसंख्यक समूह के हितों को सुनिश्चित करने हेतु संसद में विशेष वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संसद में महिलाओं के प्रतिनिधि हेतु 33% सीटें आबादी के अनुसार आरक्षित की गई हैं, इसे बढ़ाकर 50% किए जाने का प्रस्ताव है। तो ये गलत है, क्योंकि 33% ही सीटें आरक्षित की गई हैं, 50% बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर आपने पता है कि अभी हालिया में संविधान संशोधन हुए और इसमें महिलाओं के आरक्षण को 33% जो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन 50% बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है और पहला वाला आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। यह असत्य है। क्यों असत्य है, मतलब कि हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पूछा असत्य कौन सा है, तो यही असत्य है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये भी सही है कि जितने भी प्रकार के अपराध होंगे उनके लिए अलग अलग एक निश्चित प्रक्रिया और सजा का प्रावधान किया गया है। तो असत्य कौन सा है, तो पहला वाला असत्य है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अब यहाँ पे जानते हैं कि कानून के शासन, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके द्वारा मतलब कि ये आपका गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे
यहाँ पे होता है कि राज्य में अलग अलग क्या है, ठीक है, क्षेत्र हैं और हर जगहों पर, ठीक है, अलग अलग नागरिकों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनों के लिए अलग अलग क्या किया गया है कि सजा का प्रावधान किया गया है और सख्ती से लागू नहीं, जहाँ पे जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ होंगी उस प्रकार से कानून को लागू किया जाएगा या उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उस परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, कानून जो बना है हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर लागू कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट आया था, कानून तो बन गया लेकिन हर एक राज्यों ने उसे अपने अपने राज्यों में अलग अलग प्रकार से लागू किया, सख्ती से नहीं, किसी ने ढिलाई से लागू किया, किसी ने सख्ती से लागू किया। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जानते हैं कि अनुच्छेद 17 में जो आ गया, अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता, जिसमें हम लोग छुआछूत का उल्लंघन की व्याख्या की गई, जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता है। और बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिकों के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं। बेसिक तौर पे जो होता है कि हसियाई तबके ने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को उसके साथ हुए अन्याय के विरुद्ध ध्यान देने पर मजबूर करके उनके अनुरूप कानून बनाने पर विवश किया। साथ ही उस कानून के लागू होने से संबंधित मतलब कि संबंध पर उन्होंने विशेष ध्यान भी दिया था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। अगला आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति और सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। जो कि अल्पसंख्यक वर्ग में जो लोग रहेंगे उनके लिए अपनी संस्कृति और संवैधानिक मतलब कि संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। हमारे संविधान इसकी व्याख्या करता है, अनुच्छेद 29 है। और दूसरा कह रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण भी प्राप्त है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। और वहीं पर अगर अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसके तहत अपनी सांस्कृतिक धर्म विशेष से संबंधित शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का इन्हें अधिकार भी प्राप्त है। मुसलमान और पारसी दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं। भारतीय इतिहास में निचले तबके के लोगों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई मतलब निपुणता हासिल करने से वैश्विक तौर पर वंचित रखा गया था, जिसके कारण आज़ादी के उपरांत इन तबकों तक सभी संसाधनों को पहुंचाना और उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई, जिसके तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान व सरकारी नौकरियों में इन अल्पसंख्यक समूहों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। राज्य व केंद्र सरकार दोनों के स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति के संदर्भ में अलग अलग सूचियाँ होती हैं। इन सूचियों के आधार पर जातिगत परिणाम जारी किए जाते हैं, जो नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय उनके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के लागू होने के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर बेसिक तौर पे कानून बनाया गया था कि उन्हें कोई विवश नहीं कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति को नंगा करके या मुंह पर रंग लगाकर घुमाने अर्थात उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत काम कराने से भी संबंधित था। अगला था आपका कि अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने, खेती करने, जमीन अपने नाम स्थानांतरित करवा लेने से भी बेसिक तौर पर संबंधित है कि इस प्रकार को कोई कार्य नहीं कर सकता है।
और अगला था आपका कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं को अपमानित करने, जोर जबरदस्ती करके हमला करने से भी संबंधित है कि इस प्रकार की क्रियाएं कोई नहीं कर सकता है। तो ये सभी के सभी 1989 में जो अनुसूचित जाति ST/SC एक्ट बना था 1989 में, उससे बेसिक तौर पर संबंधित है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला। अब बेसिक तौर पे इसके बारे में हम जानते हैं कि 1970 और 80 के दशक में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने खुद को संगठित किए। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के संदर्भ में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध भी कड़ी आवाज़ उठाई, जिसके फलस्वरूप सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 बनाने पर मजबूर होना पड़ा और इससे शारीरिक रूप से खौफनाक व नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों को शामिल किया गया और उन्हें बेसिक तौर पे इस प्रकार से न होने के लिए बेसिक तौर पे रोका गया। आपने आज भी सुने होंगे ST/SC एक्ट के बारे में। तो यह कब बना था? 1989 में बना था। अब इस प्रकार की कोई एक्टिविटियाँ करता है तो उसके ऊपर ST/SC एक्ट लग जाता है। तो यह बना कब था? तो साल 1989 में बना था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि 1989 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम का आदिवासियों ने अपनी परंपरागत जमीन की बहाली के लिए सहारा लिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासियों को बेचा जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सत्य। तो यहाँ पे संवैधानिक रूप से किसी आदिवासी की जमीन को किसी गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो पूछा है सही कौन सा है? तो सही केवल आपका एक वाला है, दूसरा वाला नहीं है। तो जानते हैं इसके बारे में कि 1989 के कानून के तहत आदिवासी को अपनी परंपरागत जमीन प्राप्त करने में बेसिक तौर पर उन्हें मदद मिली। आदिवासी जो कार्यरत का मतलब कि जो बेसिक तौर पर कार्यकर्ता के अनुसार जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था उन्हें इस कानून की तहत सजा दी जानी चाहिए। और इन कार्यकर्ताओं के अनुसार संवैधानिक रूप से आदिवासी की जमीन को किसी गैर आदिवासी समुदाय को नहीं बेचा जा सकता है। आदिवासी की जमीन को ठीक है कोई आदिवासी ही खरीद सकता है, न कि कोई गैर आदिवासी खरीद सकता है। तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका ठीक है वह है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राई लैट्रिन यानी कि प्रोविजन एक्ट 1993 में पारित किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। तो बिल्कुल आपका सही है। आपने सुना होगा कि पहले एक प्रथा चलती थी सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा, तो उस कानून को ठीक है उस मैला ढोने वाली प्रथा को इस कानून के तहत क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अब जानते हैं कि सिर पर मैला ढोने वाला बेहद रूप से बेसिक तौर पर जो काम था एक बेहद अमानवीय स्थिति थी। इसके कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता था। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते थे जिनसे कि उनकी आंखें, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता था। उनके ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सरकार ने साल 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्पेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया और यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर बेसिक तौर पे पाबंदी लगाता है। और इस प्रकार की चीज़ें हमें बेसिक तौर पे महाराष्ट्र जैसे चीज़ों में जो डेवलप स्टेट थे ठीक है वहाँ पर बेसिक तौर पे देखा जाता था कि यहाँ पर बेसिक तौर पे सर पर मैला धोने वाली एक प्रथा ही थी और उनके साथ बेहद ही अमानवीय स्थितियाँ की जाती थी और उसको साल 1993 में सरकार ने समाप्त किया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला। तो दोस्तों ये जो था आपका कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान यानी कि संविधान पर आधारित प्रश्न उत्तर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।